हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप तमाम दोस्तों का मेरे और आपके अपने इस चैनल केएस वीडियोस में। मैं हूं आपका होस्ट खुरम शहजाद। यकीन जानो विनम 2 को एक्सप्लेन करने के बाद मैं कोशिश करके भी अपने आप को नहीं रोक पाया विनम 1 को एक्सप्लेन करने से, क्योंकि मेन स्टोरी लाइन असल में है ही इसी में। तो चलते हैं बगैर वक्त जाया किए अपनी इस वीडियो स्टोरी की तरफ। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपकी राय से आगाह हो सकूं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक स्पेस शटल दिखाया जाता है जो कि तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था और इस शटल में 4 सैंपल्स थे सिम्बियोट के। लेकिन अचानक से कुछ यूं होता है कि स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और तेजी से जमीन की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेता है और जमीन पर आ गिरता है मलेशिया के किसी इलाके में। ये शटल जिस कंपनी का था, उस कंपनी को जब पता चलता है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर भेजती है। इस कंपनी का नाम था लाइफ फाउंडेशन। लाइफ फाउंडेशन की टीम जब वहां पे इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है 3 सैंपल्स तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन चौथा सैंपल गायब है, यानी कि एक सिम्बियोट वहां से गायब है। फिर उन्हें पता चलता है कि एक एस्ट्रोनॉट अभी जिंदा है, तो वो उसे रेस्क्यू करने के लिए जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस में डालते हैं और वहां से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। और जो सिम्बियोट गायब हुआ था वो असल में उस एस्ट्रोनॉट में था। वो वहां से एक्टिव हो जाता है और उस गाड़ी को उलट पलट कर देता है और उसमें मौजूद लोगों को मार डालता है, लेकिन वो एक जिस्म को प्रिजनर बना लेता है। वो एक औरत का जिस्म था। फिर वो वहां से निकलता है और उसके हाथ में एक चिट होती है जिस पे लाइफ फाउंडेशन के मुतल्लिक लिखा होता है। तो उसे पता चलता है कि हमें लाने वाली यही फाउंडेशन थी, इसका मतलब है कि हमें वापस भेजने वाली भी यही फाउंडेशन होगी। तो वो वहाँ से लाइफ फाउंडेशन की तरफ यानी कि कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि एडी ब्रॉक को, जो कि सो रहा होता है। एडी ब्रॉक असल में एक न्यूज रिपोर्टर है और वो अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ रहता है। एन बेसिक एक लॉयर है और वो भी इसी कंपनी में यानी कि लाइफ फाउंडेशन में काम करती है। एडी जिस न्यूज कंपनी में काम करता है उसका नाम है नेटवर्क, और ये बहुत ही होनहार और बड़ा काबिल सहाफी है उनका, क्योंकि इसके बात करने का अंदाज सबसे निराला है। अगले दिन एडी को उसका बॉस मीटिंग के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ की फेमस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करना है, जो कि है लाइफ फाउंडेशन के ऑनर कार्लटन रे। लेकिन प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, बस नॉर्मली उनका इंटरव्यू लेना और वापस आ जाना। कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से हम दोनों को परेशानी का सामना करना पड़े। फिर हम रात में देखते हैं कि एडी पानी पीने के लिए उठता है तो एन का लैपटॉप उसे खुला मिलता है और इस पर एक ईमेल आ रहा होता है। जब वो इसे खोल के चेक करता है तो ये ईमेल लाइफ फाउंडेशन की तरफ से था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि लाइफ फाउंडेशन लोगों की जानों पर खिलवाड़ कर रही है और वो तरह तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके लोगों की जानें ले रही है। फिर हम देखते हैं इस स्टोरी के विलन कार्लटन रे को, जो कि ऑनर है लाइफ फाउंडेशन का। इस दिन काफी सारे बच्चे इसकी कंपनी में टूरिज्म के लिए आए होते हैं और वो इनके सवालों की जवाब दे रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि हम क्या क्या इन्वेंशन करने जा रहे हैं और किस तरह से हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी वहाँ इंटरव्यू के लिए एडी पहुँच जाता है। एडी इंटरव्यू स्टार्ट करता है और ड्रेक से पहले तो नॉर्मल सवाल पूछता है। इसके बाद वो अपने सवालात को तब्दील करते हुए उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी कंपनी इल्लीगल लोगों को क्यों ला रही है और इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। इस पर कार्लटन रे को खतरा महसूस होता है और वो इंटरव्यू बंद कर देता है और एडी को वहाँ से निकाल देता है। इधर जब एडी अपने बॉस के पास आता है तो वो इससे कहता है तुमने क्या कर दिया, ये किस तरह से तुमने इंटरव्यू लिया, तुम्हें पता है तुमने किस बंदे से पंगा लिया है, वो इतना पावरफुल है कि 1 मिनट लगाकर वो हमारी इस बिल्डिंग को खरीद सकता है। देखो मैं इस बंदे से उलझना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें इस नौकरी से फर्क करता हूँ। एडी जब वहाँ से बाहर आता है तो देखता है बेचारी एन भी बाहर आ रही होती है और उसे कंपनी से निकाल दिया होता है। एडी एन को सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि मैं ये सब ठीक कर दूंगा। तो एन इससे कहती है कि एडी अब सब खत्म हो गया है और मैं इस बारे में तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। और वो एडी को उसकी अंगूठी वापस कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट जो उस लड़की में था जो वहाँ से भाग गया था, उसे भूख लगी होती है। वो एक दुकान पर जाता है और कुछ खाने लगता है। पास ही खड़े चंद लड़के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में उन्हें मार देता है। और उसके बाद क्योंकि उस लड़की की एनर्जी खत्म हो चुकी थी, उसका
जिस्म बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसलिए वो सिम्बियोट उस लड़की को छोड़कर एक और जिस्म में ट्रांसफर हो जाता है और उसे अपना प्रिजनर बना लेता है। फिर हमें लाया जाता है लाइफ फाउंडेशन की लैब में। यहाँ पर कार्लटन ड्रेक अपने साइंटिस्ट टीम के साथ एक सिम्बियोट पर तजर्बा कर रहा होता है खरगोश के साथ। पहले तो वो सिम्बियोट को खरगोश पर छोड़ता है और देखता सब कुछ खराब होने लगता है। फिर अचानक से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वो सिम्बियोसिस हासिल कर लेता है और उस जिस्म के साथ मर्ज हो जाता है, यानी कि उस जिस्म को एक्सेप्ट कर लेता है वो सिम्बियोट। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर अचानक से वो सिम्बियोट उस खरगोश को मार डालता है और खुद भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को उस खरगोश की बॉडी से मैनेज नहीं कर पाया था। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एडी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है और एन भी उससे नाराज है। तो वो परेशान हो जाता है और एक बियर बार में जाता है और वहाँ जाके ड्रिंक करने लगता है। वहाँ टीवी पर कार्लटन ड्रेक बता रहा होता है कि हम एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाले हैं दूसरी दुनिया के लिए, जो कि वहाँ पर जाएगा और उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगा और वहाँ की इंफॉर्मेशन हमारे तक सेंड करेगा। एडी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो एक बॉक्स से अखबार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर अखबार नहीं होती। पास ही बैठी एक औरत जिसका नाम मारिया होता है, वो इसे अखबार देती है और उसे कहती है कि ये $20 में मिलेगी। तो एडी उसे $20 दे देता है। फिर वो साथ की शॉप में चला जाता है और वहाँ पर कुछ चीजें खरीदने लगता है। फिर अचानक से उस शॉप पर एक आदमी आ जाता है और वो गन दिखाकर उस शॉप के मालिक से एक बोतल विस्की मांगता है और उससे पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। एडी ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास गन थी। वो आराम से अपनी चीजें टेबल पर रखता है, उनका बिल पे करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर लाइफ फाउंडेशन में अब वो लोग जानवरों को छोड़कर इंसानों पर तजर्बा कर रहे होते हैं और वो इंसानों पर सिम्बियोट छोड़ता है। सिम्बियोट कुछ टाइम के लिए उस इंसान पर मैनेज करने की कोशिश करता है, अपने आप को मर्ज करता है उसमें, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अगर वो इंसान उसके मुताबिक का नहीं होता तो फिर वो उस इंसान को मार डालता है। ये सब जो वहाँ पर मौजूद एक साइंटिस्ट देखती है तो उसे बहुत दुख आता है और वो देखती है कि कार्लटन ड्रेक तो जुल्म कर रहा है लोगों पर यार। फिर वो पर्सनली एडी को मिलती है और इसे सारी बात बताती है और अपना कॉन्टेक्ट नंबर देती है। एडी उससे राब्ता करता है और वो उसे बताती है कि कार्लटन ड्रेक ये चाहता है कि वो सिम्बियोसिस हासिल करके दूसरे प्लेनेट पर जाए और वहाँ जाकर बस जाए, क्योंकि यहाँ की दुनिया की बढ़ती हुई आबादी उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है और बहुत जल्द ये दुनिया खत्म होने वाली है और किसी भी वक्त तबाह हो सकती है। फिर वो एडी को वहाँ से छुपाकर लैब में ले जाती है और उसे बताती है कि कार्लटन ड्रेक ने एक खोज की है और एक प्लैनेट खोजा है जिसका नाम है कॉमेट और वहाँ पर हजारों की तादाद में लाइफ फॉर्म मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जिस्म की जरूरत है, जिनमें से 4 सैंपल हम तजर्बे के लिए जमीन पर लाए थे और इसी वजह से वो इंसानों की जानें ले रहे हैं, क्योंकि वो इंसान पर छोड़ते हैं। अगर वो सिम्बियोसिस हासिल नहीं कर पाता तो वो चीज यानी कि वो सिम्बियोट उस इंसान को मार डालता है और ये वहाँ पर हजारों की तादाद में है। और अगर कार्लटन ड्रेक यहाँ से स्पेस शटल लेकर वहाँ जाता है तो वो हजारों की तादाद में वहाँ से लेकर आएगा और तुम्हें इस राज का पर्दाफाश करना है ताकि कार्लटन ड्रेक को इस काम से रोका जा सके। डोरा की बात को मानते हुए एडी उस लैब में चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर तमाम चीजों की पिक्चर्स क्लिक करता है और तमाम लोगों की पिक्चर क्लिक करता है जिनके ऊपर सिम्बियोट का असर था। फिर वो वहाँ पर देखता है कि मारिया, जो कि वो औरत थी जो इसे अखबार दिया करती थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। वो एडी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और एडी उसको बचाने के लिए उस कांच को तोड़ता है और उसे बाहर निकालता है। तो मारिया अचानक से उस पर हमला कर देती है जिससे एडी नीचे गिर जाता है और वो सिम्बियोट जो मारिया में मौजूद था वो निकलकर एडी में दाखिल हो जाता है। कांच के टूटने की वजह से सारे अलार्म बजने लगते हैं और सारे गार्ड बड़ी फुर्ती के साथ वहाँ पर आने लगते हैं। तो एडी वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो नोट करता है कि वो बहुत ज्यादा फुर्तीला हो गया है और वो तमाम गार्ड्स को मात देकर वहाँ से भागता है। बैरियर को तोड़ता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर आ गई थी ना, और एक लकड़ी के लट्ठे से टकराता है और उसे भी तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पर काफी सारे गार्ड आ जाते हैं, लेकिन एडी एक ट्रक पर चढ़ जाता है और अपने आप की जान बचाता है। फिर गार्ड वहाँ से चले जाते हैं तो एडी जल्दी से अपने घर पर पहुँचता है। तो उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगी होती है। वो जो भी चीजें वहाँ पर मौजूद होती हैं उन्हें खाने लगता है और पानी पीने लगता है बिल्कुल पागलों की तरह। और वो हत्ता के वहाँ पे बस
बासी खाना भी नहीं छोड़ता और उसे भी खाने लगता है और एकदम से उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसे बहुत ज्यादा भयानक नजर आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे ये शक होता है कि शायद उस लैब में से जो निकला था उसका इस पर बहुत ज्यादा असर हुआ है, उस वायरस का। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एन को कॉल लगाता है। उसे पता चलता है कि एन ने उसे छोड़कर डॉक्टर डैन नाम के आदमी से रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया है। वो इस बात की परवाह नहीं करता और एन को मिलने एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ जाकर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और आसपास से बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देता है। और जब वो खाना खाता है तो वेटर से कहता है कि ये मुर्दा है, मुझे कुछ जिंदा ला के दो। फिर एडी को बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है और वो एक फिश टब में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर मौजूद स्क्रैप को खाने लगता है। और ये सारी हरकतें एडी नहीं बल्कि उसमें मौजूद वैनम कर रहा था। डॉक्टर डैन और एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे वहाँ से लेकर आते हैं हॉस्पिटल में और उस पर एमआरआई मशीन से स्कैनिंग करते हैं ताकि उसके अंदर देखा जा सके कि उसे क्या मसला है। जब डॉक्टर डैन एडी को मशीन में डालकर एमआरआई स्कैन करने की कोशिश करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी से वैनम को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिससे एडी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए डैन उस स्कैनिंग मशीन को बंद कर देता है और उसे बताता है कि उसका एमआरआई हो गया है और इसकी रिपोर्ट उसे कल मिलेगी। फिर एडी वहाँ से घर की तरफ रवाना हो जाता है। इधर लाइफ फाउंडेशन को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता चल गया था कि वो डोरा ही थी जिसने एडी को यहाँ बुलाया और उसके साथ एक सिम्बियोट को भगा दिया। इस पर ड्रेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक सिम्बियोट को डोरा पर छोड़ देता है। इधर एडी को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही होती है और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, लेकिन अचानक से उसका पड़ोसी म्यूजिक बजाकर उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। वो म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउडली होता है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके घर जाता है और गुस्से से उसे कहता है कि म्यूजिक बंद करो, तो वो म्यूजिक बंद कर देता है। फिर एडी वापस अपने कमरे में आ जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में आता है वहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के गार्ड्स पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वैनम एडी की मदद करता है और उन सब गार्ड्स से फाइट करता है, क्योंकि वैनम नहीं चाहता था कि वो एडी के जिस्म को छोड़े, क्योंकि उसने एक परफेक्ट बॉडी और एक पावरफुल होस्ट हासिल कर लिया होता है। इसलिए वो मिलके उन तमाम गार्ड्स को धूल जताते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो एक जगह छुपते हैं तो ड्रोन्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर एडी की बाइक होती है, वो बाइक को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि ड्रेक वो सारी हरकत अपने ड्रोन्स की मदद से अपनी लैब में देख रहा होता है और वो कहता है कि वाओ, इस सिम्बियोट ने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और ये तो वो कुछ कर रहा है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। ड्रेक अपने गार्ड से कहता है कि मुझे हर हाल में ये सिम्बियोट चाहिए, तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। तो इधर एडी भी उस सिम्बियोट की मदद से बड़ी स्पीड के साथ गाड़ी चलाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो लोग ड्रोन्स की मदद से उस पर हमला करते हैं, लेकिन एडी ड्रोन्स को भी चकमा दे देता है उस सिम्बियोट की मदद से। फिर एडी पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से उसके फ्रंट साइड पर एक गार्ड की गाड़ी आ जाती है और वो उससे टकराकर बड़ी बुरी तरह से गिरता है और उसे बहुत ज्यादा चोटें आ जाती हैं। लेकिन फिर अचानक से उसकी तमाम उंगलियां ठीक होने लगती हैं और वो वैनम की फॉर्म में आ जाता है और वो तमाम गार्ड्स को मारने लगता है, उन्हें खाने लगता है और वहाँ से पानी में छलांग लगा देता है और भाग जाता है। फिर वो एडी को एक जगह पर पहुंचाता है तो एडी उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों तुमने मेरे जिस्म को प्रिजनर बनाया हुआ है। यहाँ पर वैनम उसे बताता है कि मैं एक दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ और मेरे ग्रह का नाम है क्लिंटोर। मैं उस ग्रह पर बिल्कुल लूजर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिस तरह तुम इस ग्रह में लूजर हो, लेकिन मैं यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल और अपने आप को बहुत समझता हूँ और तुम्हारे जिस्म के साथ मेरी स्टेबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो मेरे ग्रह पर वापस जाने के लिए। फिर हमें लाइफ फाउंडेशन की लैब की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ पर ड्रेक अपने साइंटिस्ट की टीम पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि वहाँ पर एक और सिम्बियोट मारा गया था। फिर वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है तो ड्रेक उससे कहता है कि ओए
ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है और तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो बच्ची ड्रीक के पास आती है और उसमें मौजूद सिम्बियोट ड्रीक में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडी के पास अभी भी वो सारी पिक्चर्स और वो सारे सबूत मौजूद थे जो उसने उस लैब से लिए थे। वो तमाम सबूत लेकर अपने न्यूज ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसका दोस्त उसे ऊपर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बॉस के कैबिन में जाना चाहता था। यहाँ पर वेनम एडी से कहता है कि मैं इसे खा सकता हूँ, मैं इसे खा जाऊंगा। तो एडी बड़ी मुश्किल से वहाँ से वापस आता है और बाहर आकर खड़े हो जाता है। तो फिर वेनम उससे कहता है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम्हें ऊपर जाना है। और फिर वो अचानक से वेनम की फॉर्म में आकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और उसके बॉस के कैबिन तक पहुँच जाता है। वो वहाँ पर वो मोबाइल यानी कि वो डिवाइस जिसमें वो सबूत मौजूद थे वो रखता है और एक नोट लिखता है कि इस डिवाइस में सारे सबूत मौजूद हैं कार्ल्टन ड्रीक के खिलाफ। फिर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि वहाँ पर ड्रीक के सैनिक पहुँच जाते हैं। जब एडी इतना बड़ा खतरा देखता है तो वो अचानक से वेनम की फॉर्म में आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है, उठा कर फेंकता है, पटकता है, उन्हें नजर नहीं आता। वो लोग वेनम पर गोलियां चलाते हैं, उस पर बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन वेनम पर उसका कुछ असर नहीं होता और वो उन तमाम को मारने लगता है और उनमें से एक को खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एन आ जाती है। एडी जैसे ही एन को देखता है तो वो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है और एन से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन एन उससे कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर की जरूरत है, मेरे साथ चलो और अपना इलाज करवाओ, नहीं तो ये हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। फिर वो लोग एन के बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन के पास जाते हैं और दोबारा से MRI स्कैन मशीन चलाते हैं जिससे वेनम एडी के शरीर से अलग हो जाता है और वो उसे MRI स्कैन मशीन के गिलास के दूसरी तरफ कैद कर लेते हैं। फिर एडी वहाँ से खुशी खुशी जाने लगता है और वेनम वहाँ से निकलते हुए एग्जॉस्ट फैन से निकलता है और एक डॉगी में चला जाता है। एडी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे लाइफ फाउंडेशन के गार्ड्स पकड़ लेते हैं और ये सब कुछ वेनम देख रहा था उस डॉग की शक्ल में। वो एडी को लाइफ फाउंडेशन के हेडक्वार्टर में ले जाते हैं और वहाँ पर कार्ल्टन ड्रीक एडी से कहता है कि जो मेरी चीज तुम्हारे पास है वो मुझे वापस दे दो। जिस पर एडी उससे कहता है कि तुम लेट हो गए, वो तो मेरे जिस्म से कब का जा चुका है। जिस पर कार्ल्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आता है, यानी कि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट था और एडी से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से वेनम चाहिए। तो एडी उसे देखकर कहता है कि अच्छा, तुम्हारे जिस्म पर भी इसने कब्जा किया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द तुम इससे उगता जाओगे। ड्रेक उसकी एक नहीं सुनता और अपने सैनिकों से कहता है कि इसे बाहर ले जाकर मार डालो। फिर वो लोग एडी को पकड़कर एक जंगल में लाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन अचानक से वहाँ पर वेनम आ जाता है और वो उन सभी गार्ड्स को वहाँ से एक एक करके हटा देता है। उन सभी को खत्म करने के बाद वेनम एडी के शरीर में वापस आ जाता है। फिर वेनम एडी को बताता है कि मुझे अब सारी बातों की समझ आ गई है कि दूसरा सिम्बियोट यानी कि रैट क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि वो यहाँ से उस दूसरे ग्रह में जाएगा और क्योंकि उसने अपने सिम्बियोसिस हासिल कर लिए हैं तो वो वहाँ पर जाकर वहाँ से बहुत सारे हमारे जैसे लाएगा और इस दुनिया में छोड़ेगा, जिससे वो उन सिम्बियोसिस का पेट तो भर देगा लेकिन तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाएगी और हमें ये काम होने से रोकना है। फिर हम इधर लैब में देखते हैं कि ड्रीक अपने साइंटिस्ट की टीम से कहता है कि मुझे 5 मिनट में ये लॉन्च मुकम्मल चाहिए। मैं स्पेस शटल से किसी दूसरे ग्रह पर जाना चाहता हूँ उसकी खोज करने, लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि सर ये मुमकिन नहीं, आप अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकते। तो इस पर ड्रीक उससे कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। उनमें से एक साइंटिस्ट को पता चल गया था कि शायद इस पर किसी बुरे सिम्बियोट का असर हुआ है और वो लॉन्च रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रीक ये सारी बातें सुन लेता है, सेंस कर लेता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाकी सारे साइंटिस्ट को भी मार देता है और वहाँ से तेजी के साथ उस स्पेस शटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में पहुँच जाता है वेनम उसे रोकने के लिए और फिर यहाँ पर स्टार्ट होती है इस मूवी की सबसे फेमस, परफेक्ट और बेस्ट वाली फाइट, जिसमें
राइट और वेनम एक दूसरे को बहुत ज्यादा बजाते हैं, बोले तो एक दूसरे की फेंटी लगाते हैं और अपनी फुल ताकत के साथ एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यहाँ पर रेड वेनम से कहता है कि तुम्हारा होस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर आकर तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो क्योंकि तुम मुझे तगड़ी टक्कर दे रहे हो। इन दोनों को लड़ता देखकर एन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर मौजूद स्पीकर्स में हाई फ्रीक्वेंसी की वॉइस चला देती है, जिससे वो दोनों सिम्बियोट अपने अपने होस्ट को छोड़कर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर एडी ड्रैग को पानी में फेंक देता है, लेकिन वो चालाकी के साथ दोबारा रेड को हासिल कर लेता है और वो पानी से बाहर आकर एडी को मार देते हैं और उस स्पेस शटल में चला जाता है जो कि वहाँ से क्लिंटोर यानी के सिम्बियोट के प्लेनेट पर निकलने वाला था। लेकिन कुछ ही देर बाद वेनम भी एडी के पास पहुंच जाता है और उसके जिस्म से कनेक्ट होकर दोबारा अपनी फुल फॉर्म में आता है और वही औजार जो रेड ने एडी के सीने में दागा था वो अपने हाथ में पकड़ता है और एक जोरदार छलांग लगाते हुए उस स्पेस शटल के ईंधन वाली साइड को चीर डालता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सारा ईंधन जल जाता है। इसमें रेड और वेनम दोनों जल जाते हैं और वो एडी को बाय बोलकर खत्म हो जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि एडी और एन आपस में बातें कर रहे होते हैं। एन एडी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर डैन को भी बहुत ज्यादा चाहती हूँ। तो एडी के अंदर से आवाज आती है जो कि वेनम की होती है। वो इसे कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं, हम तुम्हें वापस से हासिल कर लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि वेनम खत्म नहीं हुआ था और वो अब भी एडी के जिस्म में मौजूद है। इस बात का शक एन को भी होने लगता है, लेकिन फिर एडी वहाँ से उसे गुड बाय बोलकर जाने लगता है और रास्ते में जाते हुए वो वेनम से कहता है कि तुम्हें अगर मेरे शरीर में रहना है तो मेरे कुछ कायदे और कवानीन के हिसाब से तुम्हें रहना होगा। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे। तुम अच्छे लोगों को कभी नहीं खाओगे और बुरे लोगों को तुम खा सकते हो, वो भी कभी कभी। तो वेनम उससे सवाल करता है कि बुरे लोग कौन होते हैं। तो एडी उसे बताता है कि जो लोग दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। फिर एडी उसी शॉप में पहुंचता है जिससे वो दवाइयाँ खरीदा करता था। वो दोबारा से वहाँ शॉपिंग कर रहा होता है कि वही आदमी दोबारा आ जाता है और अपनी गन दिखाकर उस शॉपकीपर को लूटने लगता है। तो एडी वहाँ से वेनम की फॉर्म में आता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारे हाथ, पाँव और सर हाथ जाएंगे। वो अभी उस आदमी को वार्न कर ही रहे होते हैं कि वो अपनी गन से उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिस पर वेनम उसे आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर क्लोज्ड यानी कि खत्म हो जाती है। लेकिन रुको यारो, अभी एक और मेन सीन तो बाकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी पहुंचा होता है एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने और वो सीरियल किलर होता है क्लीटस कैसिडी नाम का एक शख्स। जब एडी वहाँ पर इंटरव्यू के लिए पहुँचता है तो वो देखता है कि उसने पहले से ही अपने फोन की मदद से वेलकम एडी लिखा होता है। फिर वो एडी से मिलता है और उससे कहता है कि तुम कौन सी कहानी सुनना चाहोगे, एडी पहले वाली या अब जो नई कहानी आने वाली है जिसमें एक खून का प्यासा कैरेक्टर होगा जिसका नाम होगा कार्नेज। और यहीं पर ये कहानी समाप्त, खत्म और क्लोज्ड होती है। तो उम्मीद है दोस्तों को ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।